डीडी कॉन्क्लेव का ये अंक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बुंदेलखंड की धरती से। और बुंदेलखंड की जब बात होती है तो रक्षा औद्योगिक गलियारे की बात होती है, रोजगार के मौकों की बात होती है। किस तरह से चीजें बदल रही हैं इस इलाके में, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी। बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी कॉन्क्लेव में। थैंक यू सर, सबसे पहले तो 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है, कैसा रहा है अब तक? भाई, अब तक के 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, कमोबेश उतनी ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावना है जितनी की पिछली बार जीती थी। बिल्कुल सर, बुंदेलखंड और रक्षा गलियारे की बात आती है। 2018 उसमें घोषणा हुई थी, किस तरह से काम चला है, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी रोजगार को लेकर। देखिए, इन्वेस्टमेंट का सिलसिला तो प्रारंभ हो गया है डिफेंस कॉरिडोर में। यहां तक मेरी जानकारी है कि लगभग 62 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए थे और उसमें 23 एमयू यानी ये जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री वगैरह हैं, इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है। इनके लिए लैंड का अलॉटमेंट हो गया है। ऐसा नहीं है कि डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा कर दी गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो। डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा होते ही उस पर जो है कार्रवाई होना प्रारंभ हो गई थी और कुछ ही समय के बाद सारी चीजें धरातल पर साफ साफ दिखने लगेंगी। जो मुझे अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास का जो है इन्वेस्टमेंट वहां हो गया है और जो 62 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसमें 8600 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट संभावित है। सर, आपने कहा है कि जो रक्षा औद्योगिक गलियारा है उत्तर प्रदेश का, वो राज्य में औद्योगिक क्रांति ला सकता है। इसमें कहीं किस दो तरह मत से नहीं। इसकी शुरुआत हो रही है? नहीं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब सारी प्राइवेट इंडस्ट्री आएंगी वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी, तो औद्योगिक विकास तो जो होना है वो तो होगा ही होगा। वहां की बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी प्राप्त होंगे और साथ ही साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार भी बड़ा होगा। जब किसी भी प्रदेश की अथवा देश की अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होने लगता है तो उसकी एक साख बन जाती है, एक विश्वसनीयता बन जाती है। और जिस राज्य अथवा जिस देश की साख और विश्वसनीयता बन जाती है तो उस राज्य अथवा देश में स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टमेंट अधिक होने लगता है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में एक रोजगार का एक मसला है और उसको लेकर ये सारी चीजें भाजपा को मदद कर सकती? वैसे मेरी जानकारी है कि वहां के मुख्यमंत्री ने पिछले 5 वर्षों में छोटी बड़ी सूक्ष्म इकाइयों का, जहां औद्योगिक इकाइयों का जहां तक प्रश्न है, इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयां उन्होंने खोली हैं। तो स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला होगा। अब ये डिफेंस कॉरिडोर, यह काम जो ही प्रारंभ होगा उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को स्वाभाविक रूप से रोजगार उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। और मैं मानता हूं कि बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी गवर्नमेंट हो यह दावा नहीं कर सकती कि हम चुटकी बजाकर बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर देंगे। समय लगता है, लेकिन संतोष का विषय मैं कहूं अथवा प्रसन्नता का विषय मैं कहूं, यह है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने 2017 से लेकर 2022 तक इस अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या के समाधान के लिए भी बहुत सारे प्रभावी कदम उठाए हैं। बुंदेलखंड का पूरा इलाका है, वहां पे कई सारे मुद्दे रहे हैं, चाहे जल का, चाहे जल आपूर्ति का और बाकी चीजों को लेकर, ओवरऑल विकास का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी मुद्दा है। किस तरह से ये जो एक चुनौती थी इसको डील किया गया है? देखिए, कई योजनाएं हमारी सरकार की हैं जो कि प्रभावी तरीके से वहां लागू की गई हैं। हर घर नल और नल में जल, एक यह भी योजना बड़े प्रभावी तरीके से लागू की गई है। केन बेतवा परियोजना, इसके अतिरिक्त भी एक दो और परियोजनाएं हैं। अब उन पर भी तेजी के साथ काम हो रहा है। छोटी मोटी कुछ परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है। लोग अब पूरी तरह से आश्वस्त हैं, संतुष्ट हैं बुंदेलखंड के लोग कि पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है जो बुंदेलखंड के लोगों की प्यास बुझाने के लिए इतने प्रभावी कदम उठाए। वहां की कई पब्लिक मीटिंग्स को भी एड्रेस कर चुका हूं और मैंने देखा कि जब इस सवाल को लोगों के सामने मैं रखता था तो रिस्पांस पब्लिक का बहुत ही शानदार होता था। सब लोग कहते थे नहीं साहब, समाधान हो रहा है, काफी हुआ है और हो रहा है।
ब्रह्मोस के निर्माण की इकाई लखनऊ में जब आपने उसका इनॉग्रेशन किया, उसके बाद ये आंकड़ा आया कि करीब 15,000 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे रोजगार मिलेगा। उसमें स्किलिंग की भी एक बात थी और हम जानते हैं कि राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग का भी काम किया था। किस तरह से ये दोनों चीजें, रक्षा उत्पादन और स्किलिंग युवाओं का, ये साथ साथ चल रहा है? अब उसके लिए प्लान पूरा चेकआउट किया है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी चेकआउट किया है और जो कहा है कि इसमें मैंने हजारों नौजवानों को सेवा का अवसर प्राप्त होगा, तो वो इसलिए कहा है कि बहुत सारी इकाइयां छोटी मोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह भी स्वाभाविक एंसिलरी यूनिट्स जिनको बोलते हैं वो लगेंगे। और मुझे जो बतलाया गया है कि सैकड़ों इस प्रकार की जो एंसिलरी यूनिट्स हैं वो ब्रह्मोस की वहां पर वो इंडस्ट्री लग जाने के बाद बनेंगी, तो स्वाभाविक है कि इन इंडस्ट्रीज में भी हमारे नौजवानों को काम मिलेगा। बुंदेलखंड में भी हमने देखा है कि एक्सप्रेसवे और किस तरह से बाकी शहरों से उसका जुड़ाव हो, ये किस तरह से विकास की पूरी गति को आगे बढ़ा रहा है? विकास की गति को आगे बढ़ाने का जहां तक सवाल है, देखिए सबसे बड़ा काम जो पहला काम होता है वो होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ही तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और दूसरी चीज, जब पूरे विकास की यदि आप बात करते हैं तो इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना चाहिए कि विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। तो इस मोर्चे पर भी, कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर भी सरकार को बहुत ही शानदार कामयाबी मिली है। प्रतिपक्ष के लोगों का भी दिल इसे स्वीकार करता है कि नहीं, सचमुच ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर काफी कामयाबी हासिल की है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैंने बात कही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवे, बहुत सारी रोड्स, स्टेट रोड्स और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी बहुत सारी रोड्स वहां पर बनाई गई हैं। और उसके अतिरिक्त ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, तहसील हेडक्वार्टर्स, इनको पक्की सड़कों से जोड़ा गया है, हर गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है, मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक सर बड़ी कोशिश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात है, तो आपको लगता है किस तरह से उत्तर प्रदेश उसमें योगदान दे रहा है? इसलिए क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की जहां तक बात करें, आपने भी बात कही, इकाइयों के लिहाज से उत्तर प्रदेश नंबर 1 कहा जाता है। देखिए, अभी तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने प्रारंभ किया है, इसलिए मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा इस समय वो योगदान अपना उत्तर प्रदेश दे रहा है, क्योंकि जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नेता वही है जो जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करे। इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं कि एकदम बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका वो निभा देगा, अभी तो सिलसिला प्रारंभ हुआ है। सर, डिफेंस एक्सपो भी हुआ था लखनऊ में 2020 में, उसके बाद भी बहुत सारे समझौते, एमओयूज हुए थे हजारों करोड़ के, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट? अब तो इम्प्लीमेंटेशन उसका प्रारंभ हो गया है, उस पर कार्रवाई प्रारंभ होगी। मैंने बताया ना कि 62 एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें कि 23 जो एमओयूज हुए थे उसके अंतर्गत जो है 23 इंडस्ट्रीज को लैंड का अलॉटमेंट भी हो चुका है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। एक तो हमारे बीडीएल ने ही वहां पर इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ किया है। बीडीएल का टारगेट यह है कि 400 करोड़ का वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मुझे यहां तक जानकारी मिली है कि लगभग 1,500 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट अब होने ही जा रहा है और आगे तो बहुत बड़ा टारगेट है। लोग किस मुद्दे पे आपको लगता है ज्यादा समर्थन दे रहे हैं आपको, या क्या उनकी आपको लगता है चीजें हैं जो चुनौती के तौर पे इस समय देखते हैं? कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो कामयाबी हासिल हुई है उस पर बहुत ही शानदार समर्थन जनता का प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज करप्शन, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट अथवा उसकी पहले बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट क्यों न रही हो, हर गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के चार्जेज लगे हैं। लेकिन यह जो योगी जी के नेतृत्व की जो बीजेपी गवर्नमेंट रही है, किसी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा है पिछले 5 वर्षों में। गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई ऐसे कोई ऐसा चार्ज कोई नहीं लगा पाया है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी लोगों का विश्वास है, भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि जो कहती है वो करती है, यानी कहने और करने में अंतर नहीं रहता। इसलिए भारत की राजनीति में जो विश्वास का संकट था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी, उसको चैलेंज के रूप में यदि किसी पार्टी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है और उस पर हम विजय भी प्राप्त कर रहे हैं। माने पॉलिटिक्स में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट नहीं होना चाहिए। लोग ये मानते हैं कि
इस संकट से भारत की राजनीति को कोई राजनीतिक पार्टी निजात दिला सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि मैं जाता हूं तो मैं कहता हूं, हमारे पिछले इलेक्शन मैनिफेस्टो को उठाकर देखो, जो कहा था वो किया है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो आपके सामने आकर दावा करती है कि हमने बहुत विकास कर दिया, उसका जो चुनावी घोषणा पत्र है पिछले बार का, उसको उठाकर देखो किस हद तक उसने अपने वादों को पूरा किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनावों के लिए। तो हमारे साथ थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बता रहे थे किस तरह से बुंदेलखंड और पूरा उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति की तरफ बढ़ रहा है।